बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 9 व कक्षा 10 के लिए गणित और सामाजिक विज्ञान का विषय लेकर के आए हैं। आज हम कक्षा 9 में गणित विषय में पढ़ेंगे बहुपद भाग 4 और बहुपद भाग 4 से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद बहुपद भाग 5 पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। उसके पश्चात हम सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। आज इसकी शुरुआत करेंगे भाग 1 और उसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और उसके बाद कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में आज हम कृषि का भाग 4 पढ़ेंगे और भाग 4 से संबंधित प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने और समझने के बाद हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को पूछेंगे। तो इसके लिए आप अपनी अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे तभी तो हमारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए अपना शुरू करते हैं चैप्टर। आइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था शेषफल प्रमेय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपदों का गुणनखंडन शुरू करने से पहले हम जानेंगे गुणनखंड प्रमेय, जो कुछ इस तरह परिभाषित है। यदि px जिसकी घात n जो कि 1 से अधिक या 1 के बराबर वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो, और pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। यानी कि अगर कोई बहुपद px जिसकी घात 1 से अधिक या 1 के बराबर है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो pa बराबर अगर 0 हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है, और यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा तो pa बराबर 0 होता है। चलिए अब हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों का हल करेंगे।
यहाँ हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें जांच करना है कि x जमा 2 बहुपदों x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5 गुणे x जमा 6 और 2 गुणे x जमा 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले x जमा 2 के शून्य ज्ञात करेंगे, जो कि मिलेगा हमें x जमा 2 बराबर शून्य को हल करने से, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर घटा 2, यानी कि x जमा 2 का शून्य घटा 2। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5 गुणे x जमा 6 और हमारा बहुपद Sx है 2 गुणे x जमा 4 के। अब हम इस प्रश्न में px बराबर x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 में x के स्थान पर घटा 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p घटा 2 बराबर घटा 2 की घात 3 जमा 3 गुणे घटा 2 की घात 2 जमा 5 गुणे घटा 2 जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा घटा 8 जमा 3 गुणे 4 जमा घटा 10 जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा घटा 8 जमा 12 घटा 10 जमा 6, यानी कि 0। और हम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यह कह सकते हैं कि x जमा 2 x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 का एक गुणनखंड है। अब हम हमारे Sx में जहाँ x है वहाँ पर घटा 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 2 गुणे घटा 2 जमा 4, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। और यहाँ भी हम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि x जमा 2 2x जमा 4 का एक गुणनखंड है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x घटा 1 4 गुणे x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह दिया हुआ है कि x घटा 1 हमारे बहुपद px बराबर 4 गुणे x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है, यानी कि गुणनखंड प्रमेय से हम यह कह सकते कि p1 बराबर 0 होगा। अब हम इस प्रश्न में जहाँ px x है वहाँ पर हम 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p1 बराबर 4 गुणे 1 की घात 3 जमा 3 गुणे 1 की घात 2 घटा 4 गुणे 1 जमा k, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 4 जमा 3 घटा 4 जमा k, जो कि बराबर होगा 0 के, क्योंकि p1 बराबर है हमारा 0 के, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा k बराबर घटा 3। तो इस तरह हमने k का मान ज्ञात कर लिया। अब हम बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे मध्य पद विभक्त विधि से। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है 6 गुणे x की घात 2 जमा 17x जमा 5, जहाँ मध्य पद है हमारा 17। अब हमें प्लस 17 को ऐसी दो संख्याओं में बांटना है p और q में। जब हम p और q को जोड़े तो हमें मिले 17, और जब हम p और q को गुणा करें तो हमें मिले 30। आप सोच रहे होंगे कि ये 30 कहाँ से आया। यह 30 हमें हमारे बहुपद के अचर और हमारे पद 6 गुणे x की घात 2 में x की घात 2 का गुणांक को गुणा करके मिला है। अब हम 30 के गुणनखंड युग्म को देखेंगे, जो कि होते हैं
1 गुणे 30 बराबर 30, 2 गुणे 15 बराबर 30, 3 गुणे 10 बराबर 30, 5 गुणे 6 बराबर 30। इन युग्मों में हमें 2 और 15 के युग्म से प्राप्त होगा 17, यानी कि हम हमारे बहुपद 6 गुणे x की घात 2 जमा 17x जमा 5 को लिख सकते हैं 6 गुणे x की घात 2 जमा 2 जोड़ 15 गुणे x जमा 5, जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 6 गुणे x की घात 2 जमा 2x जमा 15x जमा 5। 6 गुणे x की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2x गुणे 3x और 15x को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3x। अब हम 6 गुणे x की घात 2 और 15x की जगह इन संख्याओं को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 2x गुणे 3x जमा 2x जमा 5 गुणे 3x जमा 5, जिसे हम लिख देंगे 2x गुणे 3x जमा 1 जमा 5 गुणे 3x जमा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यह कैसे लिखा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 2x हमारे दोनों पदों में है और 5x हमारे दोनों पदों में है, तो यहाँ से हमने 2x और 5 को उभयनिष्ठ देकर लिख दिया है, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे 3x जमा 1 जमा 5 गुणे 3x जमा 1, जिसे हम लिख सकते हैं 3x जमा 1 गुणे 2x जमा 5। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें बहुपद y की घात 2 घटा 5y जमा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन करना है। हमारा बहुपद है y की घात 2 घटा 5y जमा 6, जहाँ हमारा मध्य पद है घटा 5। अब हमें घटा 5 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है, जिसे जब हम जोड़ें तो हमें मिले घटा 5 और जब हम उन्हें गुणा करें तो हमें मिले 6। ये 6 आया है हमारे बहुपद का अचर संख्या और हमारे पद y की घात 2 का गुणांक, जो कि है 1, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है 6 उन्हें गुणा करके। अब हम 6 के गुणनखंड युग्म देखेंगे, जो कि है 1 गुणे 6 बराबर 6, 2 गुणे 3 बराबर 6, घटा 2 गुणे घटा 3 बराबर 6, घटा 1 गुणे घटा 6 बराबर 6। यहाँ पर घटा 2 और घटा 3 ऐसे युग्म हैं जिन्हें जोड़कर हमें मिल रहे हैं घटा 5, जिनका प्रयोग करके हम y की घात 2 घटा 5y जमा 6 को लिख सकते हैं y की घात 2 जमा घटा 2 जमा घटा 3 गुणे y जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा y की घात 2 घटा 2y घटा 3y जमा 6, जहाँ y की घात 2 को हम लिख सकते हैं y गुणे y और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हम y की घात 2 की जगह पर y गुणे y को प्रतिस्थापित करेंगे और 6 की जगह पे 2 गुणे 3 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा y गुणे y घटा 2y घटा 3y जमा 2 गुणे 3, जिसे हम लिख सकते हैं y गुणे y घटा 2 घटा 3 गुणे y घटा 2, जिसे हम लिख सकते हैं y घटा 2 गुणे y घटा 3। तो इस तरह हमने बहुपद y की घात 2 घटा 5y जमा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन किया है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपदों का गुणनखंडन। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे बीजीय सर्वसमीकरण। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 5 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपदों का गुणनखंडन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजीय सर्व समीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। अभी तक आपने बहुत सारी सर्व समीकरण पढ़ ली होंगी। आज हम कुछ नई सर्व समीकरण को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली सर्व समीकरण है x जमा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें हमें x जमा 3 पूरे का वर्ग बताना है, जिसे बताने के लिए हम हमारी सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जहां x होगा हमारा x और y होगा हमारा 3। जब हम इस सर्व समीकरण में y बराबर 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा x का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे 3 जमा 3 का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा x का वर्ग जमा 6x जमा 9। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होता है x का वर्ग घटा 2 गुणे x गुणे y जमा y का वर्ग। मान लीजिए हमें एक सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें x घटा 5 पूरे का वर्ग बताना है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यह हमारे सर्व समीकरण 2 के रूप में है, जहां x है हमारा x और y है हमारा 5। जब हम y का मान 5 रखकर सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 घटा 2 गुणे x गुणे 5 जमा 5 का वर्ग, यानी कि x का वर्ग घटा 10x जमा 25। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x का वर्ग घटा y का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हम लिख सकते हैं x जमा y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है x का वर्ग घटा 9 का गुणनखंड करें। x का वर्ग घटा 9 को हम लिख सकते हैं x का वर्ग घटा 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग बराबर होता है 9 के। और अब आप x का वर्ग घटा 3 का वर्ग को ध्यान से देखें तो यह हमें हमारी सर्व समीकरण की तरफ दिख रही होगी, जहां x है हमारा x और y है हमारा 3। तो चलिए अब हम हमारे x और y के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा x जमा 3 गुणे x घटा 3। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा a गुणे x जमा b, जिसे सरलीकरण करके हम लिख सकते हैं x का वर्ग जमा a जमा b गुणे x जमा ab। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें 105 गुणे 106 का मान याद करना है। 105 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 5 और 106 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 6, यानी कि 105 गुणे 106 हो जाएगा हमारा 100 जमा 5 गुणे 100 जमा 6, जो कि अब आ गई है हमारी सर्व समीकरण के रूप में, जहां x है हमारा 100, a है हमारा 5 और b है हमारा 6। अब हम हमारे x, a और b के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 100 का वर्ग जमा 5 जमा 6 गुणे 100 जमा 5 गुणे 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 5 गुणे 100 जमा 6 गुणे 100 जमा 30।
इसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 10,000 जमा 1100 जमा 30 यानी कि 11,130। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा y जमा z पूरे का वर्ग, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2 गुणे x गुणे y जमा 2 गुणे y गुणे z जमा 2 गुणे z गुणे x। मान लीजिए हमें एक प्रश्न पूछा गया है 3a जोड़ 4b जोड़ 5c पूरे का वर्ग बताना। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह सवाल हमारी सर्व समीकरण के रूप में मिलेगी, जिसमें x है हमारा 3a, y है हमारा 4b और z है हमारा 5c। तो चलिए अब हम हमारे x, y, z के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 3a पूरे का वर्ग जमा 4b पूरे का वर्ग जमा 5c पूरे का वर्ग जमा 2 गुणे 3a गुणे 4b जमा 2 गुणे 4b गुणे 5c जमा 2 गुणे 5c गुणे 3a, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 9 गुणे a का वर्ग जमा 16 गुणे b का वर्ग जमा 25 गुणे c का वर्ग जमा 24 ab जमा 40 bc जमा 30 c। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x जमा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिलता है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा 3 गुणे x गुणे y गुणे x जमा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 3a जमा 4b पूरे की घात 3, इसका मान बताने के लिए हम हमारी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, जहां x होगा हमारा 3a और y होगा हमारा 4b। तो चलिए अब हम x और y के मान को हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 3a पूरे की घात 3 जमा 4b पूरे की घात 3 जमा 3 गुणे 3a गुणे 4b गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने के बाद हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 36 ab गुणे 3a जमा 4b, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 27 गुणे a की घात 3 जमा 64 गुणे b की घात 3 जमा 108 गुणे a की घात 2 गुणे b जमा 144 ab की घात 2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x घटा y पूरे की घात 3, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें मिल जाएगा x की घात 3 घटा y की घात 3 घटा 3 गुणे x गुणे y गुणे x घटा y। मान लीजिए हमें एक प्रश्न दिया हुआ है 5p घटा 3q पूरे की घात 3 का मान ज्ञात करना। अगर आप ध्यान से देखें तो यह प्रश्न हमारी सर्व समीकरण के रूप में है, जहां x है हमारा 5p और y है हमारा 3q। तो चलिए अब हम हमारे x और y का मान हमारी सर्व समीकरण पर प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 5p पूरे की घात 3 घटा 3q पूरे की घात 3 घटा 3 गुणे 5p गुणे 3q गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा 125 p की घात 3 घटा 27 गुणे q की घात 3 घटा 45 गुणे pq गुणे 5p घटा 3q, जिसे सरलीकरण करने पर हमें प्राप्त होगा 125 गुणे p की घात 3 घटा
27 गुणे q की घात 3 घटा 225 गुणे p की घात 2 गुणे q जमा 135 p गुणे q की घात 2। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली सर्व समीकरण की तरफ, जो कि है x की घात 3 जमा y की घात 3 जमा z की घात 3 घटा 3xyz, जिसे सरलीकरण करने के बाद हमें प्राप्त होगा x जमा y जमा z गुणे x की घात 2 जमा y की घात 2 जमा z की घात 2 घटा xy घटा yz घटा zx। तो ये सभी थे हमारे कुछ बीजीय सर्व समीकरण। इन सर्व समीकरणों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हैं, जिन्हें अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बीजीय सर्व समीकरण। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। पिछले अध्याय में हमने जाना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। इसके साथ साथ लोकतंत्र की विशेषताओं पर भी हम नजर डालेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था हो सकती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। कुछ सरकारें ऐसी भी होती हैं जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर अन्य माध्यमों जैसे तख्तापलट, पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती हैं। ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने ही हित में काम करते हैं, इसलिए हम ऐसी शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। विश्व में कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जिन्हें जानने के बाद लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में हम अंतर कर पाएंगे। हम कुछ उदाहरणों के साथ इस तरह की सरकारों की कार्यप्रणालियों पर बारी बारी से विचार करेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया। 2002 में परवेज मुशर्रफ ने संविधान को बदल डाला। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली हो गया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। इस प्रकार हमने देखा कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों
और जनरल मुशर्रफ के पास है। 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लोकतंत्र को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विश्व में प्रायः सभी राजशाही एवं तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में ऐसा ही होता है। नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी, जहां शासक का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यहां भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अपनाने वाले चीन में भी शासन में आम लोगों की भागीदारी समान रूप से नहीं होती। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। संसद ही राष्ट्रपति को नियुक्त करता है, लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, क्योंकि कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था में किसी अन्य पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार नहीं होता। हमने पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सरकारों के तौर तरीकों को देखा। अब हम भारत और ब्रिटेन की सरकार के तौर तरीकों को देखेंगे। भारत एवं ब्रिटेन में सरकार का निर्माण चुनाव के माध्यम से होता है। इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक वोट देते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार लोकतांत्रिक कहलाती है और जिसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती वह सरकार गैर लोकतांत्रिक कहलाती है। अतः लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इन चुनावों में देश के वयस्क लोग, अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, वे वोट डालते हैं और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार हम सरल भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग ही करते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए इब्राहिम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। हमने यहाँ देखा कि जहाँ पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार और म्यांमार के सैनिक शासक का चुनाव लोगों ने नहीं किया, इस तरह के शासन व्यवस्था वाले देशों में जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही। हम समझ सकते हैं कि इन देशों की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक हमने यह जानकारी पाई थी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग शासकों का चुनाव करते हैं। अर्थात लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार को चुनते हैं। वे जिसे चाहें हटा सकते हैं और जिसे चाहें शासन में बनाए रख सकते हैं। हम सभी देखते हैं चुनाव के दिन हमारे परिवार के सदस्य जो वयस्क हैं वोट डालने जाते हैं। ये लोग अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ये चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करते हैं, सरकार के लिए फैसले लेते हैं और कानूनों का निर्माण करते हैं। अर्थात इन प्रतिनिधियों द्वारा लिया गया फैसला लोगों का फैसला होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सिर्फ लोगों द्वारा चुने नेताओं को ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है। हम कभी कभी यह भी देखते हैं कि वोट डालने गए हुए व्यक्तियों को कुछ लोग डरा धमकाकर वोट डलवाते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध वोट डालने पर मजबूर किया जाता है। जहां कहीं भी इस तरह के वोट डालने की व्यवस्था होती है उसे हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। अर्थात लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं। लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी है कि लोकतंत्र में लोगों को
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोग कहीं पर भी अपनी बात रख सकते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियम जो लोगों के हितों के खिलाफ हैं, उनके लिए लोग आवाज उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने लोकतंत्र क्या है इसके बारे में अध्ययन किया, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में हमने जाना और इसके साथ साथ लोकतंत्र की कुछ मुख्य विशेषताओं की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसमें लोकतंत्र ही क्यों इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। के लिए हम लोकतंत्र के पक्ष और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क वितर्क करेंगे और साथ ही लोकतंत्र के व्यापक अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय के हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर किस तरीके से लिखना है। कंकाली समीकरण असंतुलित होते हैं। हमें द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के कारण रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, कंकाली समीकरण संतुलित नहीं होते और संतुलित ना होने के कारण वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करते और ऐसा तो हो नहीं सकता कि नियम गलत है और इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना होता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान का नियम क्या है वो बता देना सही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है और यही कारण है कि ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानें। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है, इसे ध्यान से देखिए। क्या लगता है ये कौन सी अभिक्रिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ताप मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ताप जिन अभिक्रियाओं में मिलता है वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। परंतु एक बात पर ध्यान दीजिए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदला है तो पहला तो 4 हाइड्रोजन इससे निकले हैं
और 2 ऑक्सीजन के एटम यानी कि अणु इसमें जुड़ गए हैं, तो ये उपचयन का भी उदाहरण बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये उपचयन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जरा सोचिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 अभिकारक थे और दोनों से मिलके सिर्फ एक उत्पाद बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट मिलता है और साथ में कॉपर का धातु मिलता है। जरा सोचिए कि ये अभिक्रिया कौन सी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जिंक ने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है लोहे की कील के कॉपर सल्फेट में डुबोने पर घोल का रंग क्यों बदल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं अगर हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखें तो जो हमारे पास घोल है वो कुछ हरे रंग का बन जाता है। ऐसा होता है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो हमारा उत्तर भी इसी से शुरू होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करता है और FeSO4 के हल्के हरे रंग के घोल को बनाता है और भूरे रंग की कॉपर नीचे जम जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संक्षारण क्या होता है। इसके उत्तर में हम सबसे पहले संक्षारण का अर्थ बताएंगे। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं लोहे के संक्षारण को अलग से जंग का नाम दिया है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमने वीडियो में जाना था। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। अब यहाँ पर हम संक्षारण का उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि तांबे पर हरी परत और चांदी पर काली परत का चढ़ना जंग का उदाहरण है या फिर संक्षारण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विकृत गंधिता क्या है। यहाँ भी सबसे पहले हम विकृत गंधिता को परिभाषित करेंगे। भोजन का खराब होना जिससे कि यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाए विकृत गंधिता कहलाती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। उपचयन के कारण भोजन के पोषक तत्वों में भी कमी आती है। यहाँ तक तो परिभाषा हुई कि विकृत गंधिता की परिभाषा क्या थी और उसके कारण परेशानियां क्या आती हैं। इसके बाद हमें ये भी बताना होगा कि विकृत गंधिता से भोजन को बचाया कैसे जा सकता है। प्रतिऑक्सीकारक, तैलीय तथा वायु युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थों का उपयोग कर विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। तो ये कुछ उदाहरण थे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इन तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला अर्थात चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने कृषि के बारे में जानते हुए भारत में उगाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की कृषियों और उनको उगाने की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय के बाकी अन्य बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वे बिंदु कौन कौन से हैं। आज के इस अध्याय में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, भूदान ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए
शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है तथा इसकी गति मंद होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। 1960 से 70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए विशेष पैकेज भी लाया गया था और कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद गेहूं की कृषि के लिए हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई। हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति भी इसी युग में आई, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। 1980-90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात तथा आग इत्यादि के लिए फसल बीमा के प्रावधानों और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य बैंकों की स्थापना की गई। इसके अलावा भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू किया है, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर कृषि से संबंधित जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। बिचौलियों के शोषण से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा भी करती है। कृषि में फसलों की खेती के अलावा दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन तथा मछली पालन आदि के विकास को प्रोत्साहित किया गया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भूदान ग्रामदान की। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। विनोबा भावे ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था। उन्होंने गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था जताई थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार वे जब आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करेंगे और उन्हें जमीन मुहैया करवाएंगे। इसी बीच अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। दोस्तों, इसे ही भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदार जो गांवों के मालिक थे, उन्होंने भूमिहीनों को गांव देने की पेशकश की। इसे ही ग्रामदान कहा गया। दोस्तों, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया गया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों, क्योंकि यदि कृषि में गिरावट होगी तो बाकी कृषि से संबंधित अन्य उद्योगों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।
इसके अलावा पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की भी स्थापना की गई। साथ ही बागवानी विकास और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को यह उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित माना जाता है। हमारे देश के कुछ प्रदेश, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके अंतर्गत बफर स्टॉक और जन वितरण प्रणाली जैसी सुविधाओं को प्रदान किया है। जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह किसानों से अनाज खरीदकर उसका भंडारण करती है। दोस्तों, भारतीय उपभोक्ताओं को दो वर्गों में बांट दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर। परंतु यह वर्गीकरण पूर्ण नहीं है, क्योंकि इससे अनेक हकदार लोग जो गरीब हैं बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से भारत के गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। गरीबी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले वैश्वीकरण को जानते हैं। वैश्वीकरण होता क्या है? वैश्वीकरण किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव है। अर्थात वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। दोस्तों, 19वीं सदी में जब यूरोपीय भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के अनेक देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। वर्तमान समय में चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। दोस्तों, आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर जोर देना होगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन छोटे जोतों पर खाद्यान्नों के अलावा अन्य लाभदायक फसलों को उत्पादित करने के लिए सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जानी चाहिए, लोगों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, जिसके कारण छोटे किसान भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों के बारे में चर्चा की, भूदान और ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर भी चर्चा की। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।
हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो एक बार हम पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में गणित और सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन किया। गणित में हमने जाना बहुपद, बहुपदों के गुणनखंड पढ़े, गुणनखंड के प्रमेय भी हमने जाने और उन पर आधारित प्रश्नों को हल भी किया। इसके बाद हमने बहुपद भाग 5 का अध्ययन किया, जिसमें आपने जाना कि बीजीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं और बीजीय सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्नों को हल भी किया। इसके बाद कक्षा 9 में हमने सामाजिक विज्ञान का पाठ लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों भाग 1 का अध्ययन किया और इससे संबंधित प्रश्नों को हल किया। बच्चों, आज हमने कक्षा 10 में विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन किया कि कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, समीकरण को कैसे लिखते हैं। और उसके बाद हमने कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किया कृषि भाग 4 और कृषि भाग 4 से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी हल किया। तो बच्चों, बीच बीच में से जो भी प्रश्नों का निर्माण हुआ आपको उनके हल मिल गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। बच्चों, कल हम कक्षा 9 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। विज्ञान में कल हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ भाग 2 और उसके बाद कक्षा 9 में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके बाद कक्षा 10 में कल हम पढ़ेंगे गणित में बहुपद भाग 3 और बहुपद भाग 4। गणित के बाद कल हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम कल नया पाठ शुरू करेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन भाग 1 और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बच्चों, आप उसी तैयारी के साथ दूरदर्शन के सामने पढ़ने के लिए बैठ जाइएगा। एक जरूरी सूचना, बच्चों, ये जो आज का कार्यक्रम आपने देखा है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर आपको मिल सकता है। YouTube पर जाकर शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान सर्च करके भी आप पुनः इसका अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।